हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई क्वांटा। स्वागत है आप सभी लोगों का। तो फाइनली बजट आपका आ चुका है और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जानने की बात यह है कि क्या क्या पॉइंट्स हैं जो हमें याद रखने होंगे, चाहे वो इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं जो इस बार के बजट में आपके अनाउंस हुई हैं, या आपका देखा जाए तो बजट एट अ ग्लैंस आपको ध्यान में रखना होगा। इंपॉर्टेंट एस्टीमेट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स कितना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना है, डेब्ट टू जीडीपी रेशियो कितना है, तो ये सब आपसे सीधा डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए सिनॉप्सिस वे में यहाँ पे आपके सामने डेटा रखूंगा जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा सारे एग्जाम्स, सारे जीडीपीआई राउंड में, हर जगह। तो चलिए देखते हैं कि जैसा कि आपको पता है कुछ स्टैटिक जीके के भी फैक्ट्स आपसे पूछे जा सकते हैं। अंडर विच आर्टिकल, जो आपका आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो आपका बजट आप कहते हो जिसको, तो वो ध्यान में रखना होगा। कौन से नंबर का बजट था, लगातार 9वीं बार देखा जाए तो आपके फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट को पेश किया, पहली बार संडे को पेश किया गया, ये ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे सीधा सीधा। और किस पे बेस था आपका ये बजट। अब देखा जाए तो टारगेट यही रखा जा रहा है कि 2047 का जो हमारा डेवलप्ड नेशन का हम मनाने वाले 100th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस मनाने वाले हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आपका बजट भी अब धीरे धीरे उसी पे, जो नंबर आप बजट्स आने वाले हैं अगले 20 सालों में, ठीक है, तो उसी पे ही रहेंगे। मेन फोकस यही रहेगा कि किस तरीके से इकोनॉमी को एक्सेलरेट करें, किस तरीके से हम मोमेंटम को बढ़ाए रखें, ताकि हम अपना जो टारगेट रखें 2047 विकसित भारत का, उसको पूरा कर सके। तो उसी के इर्द गिर्द ये बजट भी कहीं ना कहीं घूम रहा है, ठीक है। डेवलप इंडिया एंड युवा शक्ति ड्राइवन ग्रोथ, युवा शक्ति यानी यूथ का पार्टिसिपेशन होगा, यूथ का रोल होगा। जो देखा जाए तो मोर देन 65% ऑफ द वर्क फोर्स हमारा यूथ ही है, ठीक है। तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपसे पूछी जा सकती है, 3 ड्यूटीज, 3 कर्तव्य का देखिए इस बार बात हुआ है। तो 3 कर्तव्य यानी फुलफिल करने होंगे गवर्नमेंट को, हम सबको मिलके। तो द बजट इज एंकर्ड इन 3 कर्तव्य। तो वो तीनों कर्तव्य आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो 3 लाइन में तीनों कर्तव्य को ध्यान में रखिएगा। द फर्स्ट वन इज एक्सेलरेट एंड सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। एक्सेलरेट एंड सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ, जो हमारा मोमेंटम है, जिस रफ्तार से हम इकोनॉमी को अपने बढ़ा रहे हैं, वही 7% ग्रोथ के साथ और बढ़ना होगा, बेहतर करना होगा। हर एक सेक्टर में हमें ज़्यादा से ज़्यादा मजबूती लानी होनी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, सर्विस सेक्टर हो गया, एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, सबको यहाँ पे मोमेंटम बढ़ा के रखना होगा ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी होती रहे। दूसरा जो कर्तव्य था, फुलफिल सिटीजन्स एस्पिरेशंस, जो हमारी एस्पिरेशंस हैं, सिटीजन्स की एस्पिरेशंस हैं, वो भी फुलफिल करना है। जो डिस्पैरिटीज़ के शिकार है, यानी देखा जाए तो गरीबी में जो बताया गया 25 करोड़ लोगों को बाहर निकाल दिया गया गरीबी में नीति आयोग के अकॉर्डिंग। तो जो बचे हुए लोग हैं उनको बेहतर करना, और जो ऑलरेडी बेहतर स्थिति में है उनको और बेहतर करना, और सारी चीज़ों को इसमें कंसिडर किया गया, ठीक है। एंश्योर यूनिवर्सल एक्सेस टू रिसोर्सेस एंड अपॉर्चुनिटी, ये तीसरा कर्तव्य है, तीसरी ड्यूटी है, जिसमें यहाँ पे बात की गई है इंक्लूसिविटी की। मतलब सबको यहाँ पे ध्यान में रखते हुए जितनी भी स्टेक होल्डर्स हैं, सबको इसमें फ़ायदा होना चाहिए, चाहे वो फार्मर्स हो, चाहे पुअर हो, चाहे मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो, ठीक है। सबके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हो, सबके लिए बेहतर स्थिति पैदा करना होगा। तो ये 3 कर्तव्य हमारा इस बार का जो बजट है वो फोकस रहा। और क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको जानने होंगे। 6 पिलर्स की भी बात हुई है इसमें। कौन से 6 पिलर्स होंगे जिसपे जो आपका पहला कर्तव्य है, पहला कर्तव्य आपने क्या देखा कि एक्सेलरेट एंड सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ जो हमारी होने वाली है, तो मेनली इन 6 पिलर्स पे ही वो डिपेंड होगा, ठीक है। 6 इंटरवेंशंस जो हैं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। क्या क्या? मैन्युफैक्चरिंग को हम बेहतर करेंगे, जिसमें नंबर ऑफ स्कीम्स देखिए लाई गई हैं, उनके बारे में भी आपको जानना होगा। बायोफार्मा, सेमीकंडक्टर 2.0 देखिए आपका इंट्रोड्यूस कर दिया गया। रेयर अर्थ जो आपके एलिमेंट्स हैं उनको बेहतर करने के लिए क्या क्या हमें नई नई जो स्कीम्स लानी पड़ी हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स को हम बूस्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को। उसके साथ साथ टेक्सटाइल के लिए देखिए नंबर ऑफ स्कीम्स चलाई गई हैं, 5 सब टॉपिक्स में इसमें आपको दिया गया है। केमिकल पार्क वगैरह इस्टेब्लिश करने की बात की गई। एंड फाइनली कैपिटल गुड्स को भी हमें बढ़ाना होगा, नंबर ऑफ बिग मशीनरीज को इंट्रोड्यूस करनी होगी, चाहे बड़ी बड़ी लिफ्ट हो गई, या आपका देखा जाए तो जो टनल वगैरह, बोरिंग वाली जो इक्विपमेंट्स वगैरह की बात हुई है इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद इंडस्ट्रियल मॉडर्नाइजेशन को बेहतर करना होगा, रिजोनोवेट करने की बात की गई है। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज क्लस्टर्स को जितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज की ज़रूरत हो, यानी उनको फिर से चलाइए, उनको फिर से बेहतर कीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। एमएसएमईज एम्पावरमेंट की बात की गई है, क्योंकि एमएसएमईज काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। लार्ज लेवल पे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, काफ़ी लोग जुड़े हैं, तो इसको यहाँ पे
हम आगे बढ़ाएंगे और 10,000 करोड़ से ज़्यादा यहाँ पे देखिए फंड भी दिया गया है। ट्रांसफॉर्म स्मॉल एंटरप्राइजेज इनटू ग्लोबल चैंपियन बनाना है, ठीक है, विश्व स्तर पे ले जाना है। और उसके साथ साथ यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट भी बड़े लेवल पे किया गया है और ये भी एक इंपॉर्टेंट पिलर है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अच्छा होगा तो ऑब्वियस सी बात है पूरी इकॉनमी बेहतर होगी। तो सस्टेन द मल्टीप्लायर इफेक्ट बाय द डिप्लॉइंग रिकॉर्ड कैपेक्स, यानी जो कैपिटल एक्सपेंडिचर जो देखा जाए तो यहाँ पे 12 लाख 17 लाख रुपए लगाए जा रहे हैं सब। एनर्जी रेजिलेंस जिसकी बात हो रही है, सीसीयूएस का मतलब क्या है, क्रिटिकल मिनरल्स कॉरिडोर एंड कार्बन, जो कार्बन एमिशंस होते हैं बाय द डिफरेंट सेक्टर्स, या देखा जाए तो सीमेंट इंडस्ट्री होगी, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री होगी, केमिकल इंडस्ट्री होगी, तो वहाँ से ज़्यादा कार्बन एमिशन वगैरह होते हैं, तो उनको स्टोर करके, रिसाइकिल करके, स्टोर करके उनको दूसरी तरीके से यूज़ करना, ठीक है। अर्बन डेवलपमेंट यहाँ पे बात की जा रही है, टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ को भी बेहतर करने की। यस, अनलॉक द इकोनॉमिक पोटेंशियल ऑफ सिटीज़ थ्रू इंटीग्रेटेड प्लानिंग एंड चैलेंज मोड फंडिंग, ठीक है। टेम्पल टाउन्स जो है टीयर 2 टीयर 3 सिटीज़ हैं, वहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करके हम ज़्यादा लोगों को बेहतर करेंगे, ठीक है। तो ये 6 इंपॉर्टेंट इंटरवेंशंस हैं जो हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो बजट के बारे में हमने बताया है कि आपको अंडर विच आर्टिकल 112, ठीक है, जो बजट की बात करता है। और उसके साथ साथ जो बजट का आपका जो फाइनेंशियल ईयर है भी कभी कभी पूछ लेते हैं, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक आपका फाइनेंशियल ईयर चलता है, ठीक है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, इज द मेन बजट डॉक्यूमेंट कॉमनली रिफर टू एज बजट स्टेटमेंट, इसी को हम लोग बजट कहते हैं। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो हम इसमें पूरा अपना खाता तैयार करते हैं, एक तरीके से कह लीजिए कि हमारा क्या क्या रिसिप्ट, कहाँ कहाँ से पैसे आने वाले हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट के फॉर्म में, और कहाँ पैसे हमारे जाने वाले हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यही सारी बातें इसमें होती हैं, ठीक है। तो पूरा लेखा जोखा इनकम एंड एक्सपेंसेस का, एक्सपेंडिचर का, ठीक है, एक फिजिकल ईयर में हमारा कहाँ पैसा जाएगा और कहाँ से पैसा आएगा, इसी का लेखा जोखा ही आपका क्या कहलाता है, बजट कहलाता है। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द बजट, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इज रिसोर्स एलोकेशन, ठीक है, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको एलोकेट करना है, डिसाइड करना है कहाँ कितना फंडिंग जानी है, कहाँ कितना इंफ्रास्ट्रक्चर फंड होगा, कहाँ किसमें डिफेंस के कितना फंड होगा, तो उसी जितनी ज़रूरत के हिसाब से ही आपका क्या किया जाएगा, हाउ गवर्नमेंट फंड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग डिफरेंट सेक्टर्स। अब आपने देखा ना कि किसने कितने आपके डिफेंस में, एजुकेशन में, आपके देखा जाए तो एग्रीकल्चर में, सब में फंड डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो सब में बराबर तो हुआ नहीं, तो ये डिसाइड कौन करेगा, यहाँ पे फाइनली आपकी गवर्नमेंट करेगी। और मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है बजट का कि रिसोर्स एलोकेशन। और दूसरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, इकोनॉमी को स्टेबलाइज करके रखना, ठीक है, बैलेंस बना के रखना कि गड़बड़ ना हो, यूजिंग फिजिकल पॉलिसी टू मैनेज इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, की महंगाई ना आ जाए, रिसेशन वाला दौर ना आ जाए, तो इसको भी सही करने के लिए बजट की ज़रूरत होगी। नहीं तो पता चला खर्चा ही खर्चा करते चले जा रहे हैं, कुछ इनकम नहीं हो रही है। तो इनकम और एक्सपेंडिचर को बैलेंस अप्रोच अपनाते हुए आगे बढ़ना ही इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन का रोल प्ले करेगा। इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन, ये भी मेन ऑब्जेक्टिव है आपके बजट का। क्या है, इनकम रिडिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जिसके पास ज़्यादा इनकम उनसे टैक्स लेना, जिनके पास कम इनकम है, बेसिक्स खर्चे ही चला सकते हैं, गरीबी की अवस्था में या मिडिल क्लास हैं, ठीक है, तो उनको क्या करना होगा, वेलफेयर स्कीम्स लानी होगी, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी होगी, पेंशन हो गया, सैलरी हो गया, ये सब सारी चीज़ें बेसिक्स कम से कम देना होगा, ठीक है। तो यानी जो निचले दबके के लोग हैं उनको बेहतर करना, और अपर दबके के लोग जो हैं उनको भी टैक्स वगैरह के माध्यम से, मतलब डिस्पैरिटीज न क्लियर हो कि अमीर अमीर होते चले जा रहा, पैसे वाला पैसे वाला होते चला जा रहा है और गरीब गरीब ही रह रहा, तो डिस्पैरिटीज़ को कम करना। वैसे देखिए डिस्पैरिटीज़ बहुत ज़्यादा है, मोर देन 1% 2% के पास टॉप 50% 70% इनकम है। पब्लिक वेलफेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द बजटिंग। कैसे पब्लिक वेलफेयर, तो देखिए ना नंबर ऑफ स्कीम सुनाई गई आपको, चाहे दिव्यांग से रिलेटेड हो, आपके एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड हो, या पुअर से रिलेटेड हो, फार्मर्स से रिलेटेड हो, सबके लिए स्कीम्स आती हैं बजट में। तो उसका मेन काम क्या रहता है, मेन फंक्शन क्या रहेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या हो सके, लोगों का कल्याण हो सके, वेलफेयर हो सके लोगों का, ठीक है। तो वही यहाँ पे बात की जाए ना, प्रोवाइडिंग एसेंशियल सर्विसेज लाइक हेल्थ, एजुकेशन, हर एक सेक्टर में सोशल सिक्योरिटी, सबको पूरी तरीके से सोशल जस्टिस मिल सके, एजुकेशन मिल सके, फ्री एंड फेयर एजुकेशन मिल सके, उसके साथ साथ हेल्थ केयर, आयुष्मान भारत वगैरह सब स्कीम क्यों लाई जाती हैं, ताकि आपका अच्छा से इलाज हो सके, ठीक है। अभी देखिए EWS आया RTE एक्ट में, तो क्या हो सके 25% ऑफ द सीट रिजर्वेशन हो आपके प्राइवेट एडेड स्कूल में, ताकि आपके बच्चे भी पढ़ सकें। अगर इंटरनेशनल स्कूल का मुंह नहीं देख सकते तो अब देखिए आपको सीधा पढ़ने के लिए बोला जा रहा है। तो ये सब इसका क्या है, बजट का ही पार्ट है। इकोनॉमिक ग्रोथ,
कैसे होगा? इन्वेस्टिंग इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्रिएटिंग अ कंड्यूसिव बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये सारे आपके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं जो ये बताते हैं कि बजट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो फाइनली दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स आपके बजट में देखे जाते हैं, जो एक आपका क्या होता है, रेवेन्यू साइड, एक होता है एक्सपेंडिचर साइड, एक्सपेंसेस वाला का। ठीक है, तो रेवेन्यू मतलब आपके पास पैसे कहाँ कहाँ से आएंगे, तो तीन तरीके से पैसे आपके आते हैं। एक टैक्स रेवेन्यू का फॉर्म होता है, एक नॉन टैक्स रेवेन्यू, एक बोरोइंग। तो टैक्स रेवेन्यू जैसे कि इनकम टैक्स, डायरेक्ट पैसा आ रहा है, ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, सेल टैक्स, साइड ड्यूटी। नॉन टैक्स रेवेन्यू में जैसे फीस, लाइसेंस, जुर्माना, पेनल्टी वगैरह होता रहता है ना, तो ये सब सारी चीजें आती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बोरोइंग्स वगैरह हो गई आपकी, बड़े लेवल पे आप डेप्ट वगैरह ले रहे हैं, बोरो लोन्स फ्रॉम द डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल सोर्सेस। ठीक है, तो ये सब आपके आ गए रिसिप्ट साइड में। एक्सपेंडिचर साइड में देखा जाए तो यहाँ पे दो तरीके के एक्सपेंडिचर होते हैं आपके, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक आपके कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में सैलरी देना, सब्सिडी का फॉर्म हो गया, ठीक है, डे टू डे एक्सपेंसेस हो गया, तो ये सब आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जा रहे हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर में बड़े लेवल पे आपने इन्वेस्ट किया है, ठीक है, तो वहाँ पे आपके ढेर सारे खर्चे होंगे। मान लीजिए कोई बड़ी योजना है, 50 लाख करोड़, 20 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ की बड़ी बड़ी आपके देखिए बड़ी बड़ी जो योजनाएं आती हैं, या बड़े बड़े जो आपके इन्वेस्टमेंट होते हैं, ब्रिज बनाना है, आपका एक्सप्रेस वे बनाना है, तो 10,000 20,000 करोड़ ही रहता है। ठीक है, तो वो आपका क्या होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, डिफेंस में भी देखिए लाख लाख करोड़ का सीधा चला जाता है एक्सपेंडिचर वगैरह। तो ये सब किस में आ जाएंगे, आपके एक्सपेंडिचर साइड में। ठीक है, तो इसी का जो बैलेंस होता है कम जाता, पता चला कि खर्चा हमने ज़्यादा कर दिया है, तो वही डेफिसिट में चला जाता है, वही डेफिसिट बजट हो जाता है। ठीक है, तो विकसित भारत जो हमारा लक्ष्य है, यूनियन बजट इस बार आया है, उसी को ध्यान में रखते हुए तो क्या क्या इंपॉर्टेंट देखा जाए तो आपके बजट एस्टिमेट्स, मतलब अनुमान जो हम लगा रहे हैं आगे आने वाले समय में क्या होगा, डेब्ट टू जीडीपी रेशियो हमारा क्या रहने वाला है। जब डेब्ट टू जीडीपी रेशियो का मतलब जो हमारी जीडीपी है उसका डेप्ट कितना परसेंट रहेगा, मतलब कर्ज वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे 55.6% ऑफ द जीडीपी हमने रखा है एस्टिमेट, जो लास्ट ईयर आपका कितना था 55.6, इस बार कितना 56.1। ठीक है, मतलब बढ़ गया, आप देख ही रहे हैं, बढ़ाना ही होगा। ठीक है, उसके साथ साथ फिजिकल डेफिसिट देखिए आपका 4.3 है इस बार, जो 4.4 था इन द ईयर 25-26। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखिए, कंपेयर करके आपसे पूछा जा सकता है, आपको पता भी होना चाहिए। ठीक है, नॉन डेप्ट रिसिप्ट, नॉन डेप्ट रिसिप्ट मतलब ऐसे रिसिप्ट जिसको आपको भुगतान नहीं करना है, पैसे नहीं देना है। ठीक है, जैसे आपका टैक्स से पैसा आ रहा है, या आपका कमाई होता नहीं, जो आप दो तरीके होता ना, घर में आपके जेब में दो तरीके से पैसे आ सकते हैं, या तो आपने किसी से लिया हो, ठीक है, या तो किसी से लिया हो, और या तो आपने कमाया हो, यानी आपकी सैलरी आई या आपने बिजनेस किया वहां से पैसे आया। तो जो आपके पास कमाई वाला पैसा है तो उसका थोड़ी ना किसी को भुगतान करना है, ठीक है, वो तो आपने कमाया, लेकिन जो आपने किसी से लिया है तो उसको तो भाई आपकी लायबिलिटी हो गई, देना होगा, तो वही। ठीक है, नॉन डेप्ट मतलब इसका मतलब सरकार को जो कमाई हुई है अब उसका तो पैसा देना नहीं है। तो यहाँ पे लगभग 36 लाख 37 लाख करोड़ हम कमाने वाले हैं, ठीक है, जिसका हमें कोई भुगतान, कोई आपका लायबिलिटी नहीं बनती। टोटल एक्सपेंडिचर देखिए 53 लाख करोड़ है। ठीक है, और उसके साथ साथ यहाँ पे सेंटर नेट टैक्स रिसिप्ट, टोटल रिसिप्ट आती है तो उसमें कुछ पैसा स्टेट का होता है, टैक्स कलेक्शन का कुछ पैसा अपना भी होता है, तो टोटल जितना आया उसमें से स्टेट का पैसा निकाल दोगे आप, तो यहाँ पे आपके सामने जो पैसा बच जाएगा वही सेंटर नेट टैक्स रिसिप्ट होगा, जो ये 28 लाख करोड़ के आसपास हमारा बचेगा सबको दे दाके। ठीक है, ते भी यहाँ पे फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। अब क्या फैक्ट्स हमारे पास आ रहा है, कहाँ से कितना पैसा आता है, कितना पैसा जाता है टोटल का। ठीक है, मान लीजिए आपके पास 100 लाख करोड़ रुपए आ रहे हैं, तो कितने लाख करोड़, कितने परसेंट आपका अलग अलग क्षेत्रों में जाता है। ठीक है, तो रुपीज कम्स फ्रॉम, यानी रेवेन्यू के जो हमारे पास सोर्स है, ठीक है, बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटीज से देखा जाए तो टोटल का 20%। ठीक है, जितने भी पैसे हमारे पास आते हैं, अगर यहाँ पे 1 लाख रुपए आते हैं तो उसका 24%। ठीक है, 24,000 रुपए हमारा सिर्फ बोरोइंग्स एंड लायबिलिटी से हमारे पास आ रहा है। फिर उसके बाद इनकम टैक्स से देखिए 21% आ रहा है, कॉर्पोरेशन टैक्स से 18%, जीएसटी अदर टैक्सेस जो हम कलेक्ट करते हैं उसका 18% टोटल का, नॉन टैक्स रिसिप्ट आपका 10%। ठीक है, फिर उसके साथ यूनियन एक्साइज ड्यूटीज से पैसा देखिए जो आ रहा है 6%, 4% कस्टम से, और नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट आपका 2%। ठीक है, तो ये पैसे आने के सोर्स हैं टोटल के परसेंटेज के हिसाब से। जा कहाँ रहा है जो पैसे हम खर्च कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए स्टेट शेयर्स ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज 22% हम दे रहे हैं टोटल का। इंटरेस्ट पेमेंट वगैरह जो देते हैं टोटल का हमारा 20% जाता है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में हमारा 17% चला जाता है टोटल का। ठीक है, डिफेंस में 11%। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो होती है,
ठीक है, जो सरकार पूरा उसमें आउटले अपना रखता है, तो वहाँ पर भी देखिए 8% चला जाएगा टोटल का। ठीक है, फाइनेंस कमीशन एंड अदर ट्रांसफर 7% है, अदर एक्सपेंडिचर, फिर उसके बाद मेजर सब्सिडीज में भी देखिए 6% आपका जा रहा है, और पेंशन्स वगैरह भी 2% जा रहे हैं। ठीक है, तो ये पैसा कैसे आ रहा है, कैसे जा रहा है, ये आपके पास है। फिर उसके बाद जो जानना आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, जो टोटल रिसिप्ट आपने पढ़ा। ठीक है, टोटल रिसिप्ट मतलब जितने पैसे आपके पास आ रहे हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो दो तरीके के, रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, कैपिटल रिसिप्ट होता है। ठीक है, तो रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब वही ना कि जो पैसे आपके आ रहे हैं किससे, आपके टैक्स से। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, तो ये आपका हो गया रेवेन्यू रिसिप्ट। ठीक है, जो देखा जाए प्रीवियस ईयर में 33 लाख था, अब आपका 35 लाख तक हमने यहाँ पे अनुमान रखा है। कैपिटल रिसिप्ट, बड़े लेवल पे बोरोइंग वगैरह किया हमने, बजटेड एड 18 लाख करोड़ फ्रॉम 26-27 से, जो सोइंग ए स्टडी क्लाइम टू फंड लॉन्ग टर्म एसेट्स। ठीक है, लॉन्ग टर्म इसका फायदा होता है भाई, जो बड़े लेवल पैसा लेते हैं लगाएंगे उसको। ठीक है, तो ये आपका रिसिप्ट का रहा। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो हम खर्चा करते हैं सब्सिडीज पर, इंटरेस्ट पेमेंट वगैरह पे, डे टू डे ऑपरेशनल खर्चे जो हमारे हैं, तो ये आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, जो 41 लाख करोड़ के आसपास रहने वाला है। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर देखा जाए तो यहाँ पे हमारा 17 लाख करोड़ होगा, जो हम लगाएंगे अलग अलग क्षेत्रों में, रोड्स बनाएंगे, रेलवे को एक्सपैंड करेंगे, और उसके साथ साथ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये ओवरऑल फैक्ट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स इनके बारे में जानना भी ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट भी समझना ज़रूरी है, डेफिनेशन समझना ज़रूरी है। ठीक है, अब जो हमारा ये बजट है, इसमें नंबर ऑफ सेक्टर्स में नंबर ऑफ स्कीम्स वगैरह भी लाई गई, ताकि इकोनॉमी को स्केल किया जा सके, बेहतर पेश पे लाया जा सके, और इसी को ध्यान में रखते हुए मैन्युफैक्चरिंग एंड स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में भी देखा जाए तो उससे रिलेटेड हमने काफ़ी कुछ करना है। कब देखा जाए तो 18 से 20% तक हमारा टारगेट है कि हम टोटल जीडीपी में इतना कंट्रीब्यूशन दे सकें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से। तो नंबर ऑफ स्कीम्स आई, अभी आपने देखा पढ़ा, बायो फार्मा शक्ति, जहाँ पे 10,000 करोड़ रुपए यहाँ पे लाए गए हैं अगले 5 सालों के लिए, जिसका मेन पर्पस होगा डेवलप इंडिया एज अ ग्लोबल हब फॉर द बायोलॉजिक्स एंड बायो सिमिलर्स, सपोर्टेड बाई न्यू एंड अपग्रेडेड NIPER, मतलब जो इंस्टीट्यूशंस हैं दवाइयाँ बनाने वगैरह की, उन सबको अपग्रेड करना, नए स्टैब्लिश करने की भी बात हो रही है साथ को। फिर उसके साथ साथ बायोसिमिलर्स, मतलब जो ऑलरेडी दवाइयाँ वगैरह हैं, पेटेंट दवाइयाँ हैं, महंगी दवाइयाँ वगैरह जो देती हैं, उनके सिमिलर भी दवाइयाँ बनाना, क्योंकि नंबर ऑफ NCDs आने वाली हैं, बीमारियाँ आने वाली हैं, चाहे डायबिटीज़ हो गया, कैंसर हो गया, ऐसी बीमारियाँ जो कब आ जाएँ कुछ पता नहीं, तो उनसे बचने का सोल्यूशन हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी बात हो रही है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लाने की बात की गई है। ठीक है, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन का मेन पर्पज़ ही है कि चिप मेकिंग वगैरह, आज के समय देखें कितना इंपॉर्टेंट रोल है, टेक्नोलॉजी में AI आ गया है आपका, तो वहाँ पे हम डिपेंडेंसी हमारी कम हो, NVIDIA से न खरीदनी पड़े, या कहीं से देखा जाए तो कब जो बाइडन थे पूरी तरीके से रोक लगा दिए थे। ठीक है, Tier 2 कैटेगरी में हमें रख दिए थे, तो कम से कम वो नौबत ना आए। तो जब हम खुद डिपेंडेंट रहेंगे तो दिक्कत होगी। तो इंडिपेंडेंसी यहाँ पे क्रिएट करना है, रिड्यूस करना है इंडिपेंडेंसी अदर्स कंट्रीज़ पर। तो यहाँ पे इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 को लॉन्च किया गया है। फुल स्टैक इंडियन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड स्किल वर्कफोर्स डेवलपमेंट, हर तरीके से यहाँ पे आपको सुरक्षा मिलेगी, फैसिलिटी मिलेगी कि आप अपने इनोवेटिव आइडियाज़ को डेवलप कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, सरकार आपकी मदद करेगी। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम्स लाई गई है। ये क्यों लाई गई है कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स बड़े लेवल पे बन रहे हैं, बूस्ट कर रही है अपनी इकॉनमी, यहाँ पे इनका क्वांटिटी भी काफ़ी बड़े लेवल पे बढ़ रही है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए बढ़ा दिया गया है बजट, 22,000 करोड़ से 40,000 करोड़ तक पहुंचा दिया गया है। ये और आगे बढ़िए और बेहतर कीजिए। ठीक है, उसके साथ साथ डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर्स बनाए गए हैं। क्यों? टू सिक्योर क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन्स के लिए। ठीक है, ये क्या करेगा, ये बूस्ट करेगा, तो उसके लिए कॉरिडोर ही बना दिया गया। उड़ीसा, केरला, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, यहाँ पे देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा स्कोप है, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे चांसेस हैं सारी चीज़ क्रिटिकल मिनरल्स मिलने की। तो इसको रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट स्कीम के तहत इसको जोड़ा जाएगा। ठीक है, एडिशनल इनिशिएटिव देखा जाए तो केमिकल पार्क स्कीम लाया गया है, जो बड़े लेवल पे काम करने वाला है केमिकल इंडस्ट्री के क्षेत्र में। उसके साथ हाईटेक टूल रूम्स लाए गए हैं फॉर द प्रिसाइज एंड मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट स्कीम है, जो बड़ी बड़ी मशीनें बनाएगी, हैवी मशीनरीज बनाएंगी, जैसे लिफ्ट हो गया, टनल्स वगैरह को बोरिंग करने वाली बड़ी बड़ी मशीनें। काफ़ी मशीनें हमारी इंपोर्टेड होती हैं या होंगी भी, तो काफ़ी ज़्यादा महंगी हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटेटिव फॉर्म में बनाओगे तो सस्ती होंगी, कॉस्ट इफेक्टिव होगा, उसके साथ साथ उसका ज़्यादा से ज़्यादा हम रोल प्ले कर पाएंगे अपने आगे बढ़ने के विकास में।
ठीक है। फिर उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग स्कीम विद ऑल लोकेशंस ऑफ 10,000 करोड़, तो ये काफ़ी बूस्ट होने वाला है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। उसके साथ साथ टेक्सटाइल, खादी एंड हैंडीक्राफ्ट्स के लिए भी काफ़ी योजनाएं आई, 5 यहाँ पे सब योजनाओं में आप देखोगे आपका नेशनल फाइबर स्कीम्स लॉन्च किया गया, नेशनल टेक्सटाइल एक्सपेंशन एंड एम्प्लॉयमेंट स्कीम आया, ठीक है। मतलब आप देखोगे अभी काफ़ी थोड़ा डिक्लाइन फॉर्म में आपका टेक्सटाइल इंडस्ट्री चल रही है, तो उसको बूस्ट करने के लिए यहाँ पे नेशनल हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट प्रोग्राम आया, टैक्स इको इनिशिएटिव, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए यहाँ आगे बढ़ना है, एंड सामर्थ 2.0 फॉर स्किलिंग, स्किल्ड जॉब की भी तो ज़रूरत होगी ताकि हम नए तरीके से मॉडर्नाइज मैकेनाइजेशन के फॉर्म में इसको आगे बढ़ा सकें और बेहतर कर सकें, ठीक है। मेगा टेक्सटाइल पार्क को भी सेटअप करने की बात की गई है, ठीक है, जहाँ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो, मॉडर्नाइज वे में आपकी मशीनें आएँ, टेक्सटाइल सेक्टर को आगे बढ़ाया जाए। उसके साथ साथ महात्मा गांधी ग्राम स्वराज इनिशिएटिव्स भी इंट्रोड्यूस किया गया, जो फोकस करेगा स्ट्रेंथनिंग खादी एंड हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट्स, जो एक ब्रांड बनेगा, इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्निशन मिलेगी, उसकी क्वालिटी बेहतर होगी, ग्लोबल ब्रांडिंग करेंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका होगा टेक्सटाइल सेक्टर के लिए। एमएसएमईज को भी पूरी तरीके से ध्यान में रखा गया है, और यहाँ पे देख रहे हैं एमएसएमईज इंजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, काफ़ी लोग जुड़े हैं, करोड़ों लोग यहाँ पे जुड़े हैं, 10,000 करोड़ यहाँ पे ग्रोथ के लिए फंड दिया गया है, चैंपियन का तबका मिलने वाला है, ठीक है। इस लेवल पे हमें एमएसएमईज को ले जाना है कि चैंपियन मतलब बेस्ट रहें, और उसके साथ साथ सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड ने भी 2,000 करोड़ का यहाँ पे शुरुआत की है, ठीक है। कॉर्पोरेट मित्र प्रोग्राम होंगे जो उनको हर तरीके से हेल्प करेंगे, कैसे आगे बढ़ना है, असिस्ट करेंगे टेक्नोलॉजी के फॉर्म में, और उसके साथ साथ इनोवेटिव आइडियाज़ को क्रिएट करवाएंगे आपसे। मतलब सोचिए, होता नहीं, कुछ लोग सोचते ही नहीं क्या करना, जो जैसे चल रहा चलते देना, नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, आपको बस आगे बढ़ते रहना, अपनी सोच को बेहतर करना है, क्या जो चल रहा है वहाँ पे देखिए, ठीक है। कितने इनोवेशन तो आपको बस देख के पता चल जाता है ना कोई चीज़ कि उस स्थिति में हो, तो वो सब यहाँ पे आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। और भी कई सारे आपके रिफॉर्म्स किए गए हैं, नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं, ठीक है। सीपीएसपीज के लिए क्रेडिट गारंटी फॉर द इनवॉइस डाकू, क्या है ये, डिस्काउंटिंग, ठीक है। आपसे लेन देन वगैरह कहीं का पैसा बकाया है, आपको लेना देना है, तो उसके लिए भी डिस्काउंटिंग स्कीम वगैरह चलाई गई है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए एडिशनली लेगेसी इंडस्ट्रियल क्लस्टर रिजर्वेशन स्कीम बिल रिवाइव 200 ओल्ड क्लस्टर्स, ठीक है। जो तो 2000 पुराने ओल्ड क्लस्टर हैं, पुराने ढर्रे पर भी पड़े हैं, कुछ बंद हो चुके हैं, कुछ नए तरीके उसमें नहीं अपनाए जा रहे, इसलिए डिक्लाइन मोड में है, तो उनको फिर से रिनोवेट करना है, फिर से शुरू करना है। जो भी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की ज़रूरत हो, जो भी फंड की ज़रूरत हो, वो सरकार देगी, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी के लिए क्या किया जा रहा है, 12 लाख करोड़ तो यहाँ पे देखिए इस बार दिया गया है, जो पूरी तरीके से रफ्तार पकड़ने वाली है आपका, सपोर्टेड बाय द न्यू इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे उसके साथ साथ देखिए एन इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड भी है, जो आपको रिस्क से बचाएगा भी, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स बनाए गए हैं, रैपिड रेल के कॉरिडोर बनाए गए हैं, ठीक है। जो साथ साथ आपके देखिए यहाँ पे इंस्टीट्यूट वो किया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है। नेशनल वाटर बेस होंगे, अगले 5 सालों में 20 नेशनल वाटर बेस को ऑपरेशनलाइज करने की बात किया गया है, और रिसेंटली अभी देखिए आपका एक को तो ओपन ही करना है, ठीक है। फिर उसके साथ साथ CCUS प्रोग्राम के बारे में हमने देखा ही, सिटी इकोनॉमिक रीजन्स, डेवलपमेंट ऑफ सिटी इकोनॉमिक रीजन, मतलब वो Tier 2 Tier 3 जो सिटीज़ हैं उनको भी डेवलप करने की बात की जा रही है, और 500 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं हर साल, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, ठीक है। 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स होंगे, उसका भी नाम आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। कहाँ कहाँ से, पुणे से चेन्नई, फिर उसके बाद आपका दिल्ली से वाराणसी, ये सब कई सारे रूट्स वगैरह हैं, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सर्विसेज, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट पे क्या नई नई योजनाएं हैं, क्या इंपॉर्टेंट आपके लिए फैक्ट्स हैं, उसको भी जानना जरूरी है, इसको भी जरूर पढ़िएगा, ठीक है। क्या क्या है यहाँ पे, हाई पावर्ड एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरप्राइज स्टैंडिंग कमेटी होगी, जो पूरी तरीके से आपको गाइड करेगी कैसे हमें ग्रोथ करना है, कैसे हमें बेहतर करना है, एजुकेशन को किस तरीके से बेहतर करना है, इंस्टीट्यूशंस को कैसे हमें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, फैकल्टी डेवलपमेंट, ठीक है। बजट अनाउंस एक्सपेंशन ऑफ एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल AHPs एक्सेप्ट नर्स एंड डॉक्टर्स, ठीक है। डॉक्टर्स और नर्स के अलावा और भी तो आपके देखा जाए तो हेल्थ प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे थेरेपिस्ट वगैरह, वो भी तो आपकी कुछ गड़बड़ हो, नसें गड़बड़ हो तो सही कर देंगे, ठीक है। तो उनको भी 1 लाख से ज़्यादा लोगों को शामिल करना अगले 5 सालों में। ट्रेनिंग 1.5 लाख केयर गिवर्स एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द 5 मेडिकल वैल्यू टूरिज्म हब, जो बाहर से भी देश दुनिया से भी लोग इलाज कराने आते हैं, उनके लिए भी सारी फैसिलिटी हो, इलाज की फैसिलिटी हो, रुकने की फैसिलिटीज़ हो, ताकि जाके वहाँ पे हमारी बड़ाई ही करें,
ठीक है। आयुष सेक्टर को भी यहाँ पे कंसीडर किया गया है कि उसको अपग्रेड करना है, जो एंशिएंट मेडिसिन वगैरह हैं उसको बेहतर बनाना है, ठीक है। अपग्रेड करके नए इंस्टीट्यूशंस को इस्टेब्लिश करने की बात की गई हैं जो आयुर्वेद से रिलेटेड हो। एम्स आयुर्वेद एम्स। अदर इनिशिएटिव इंक्लूड एबीजीसी कंटेंट क्रिएटर्स, जो आपके यूट्यूबर्स, अगर आप बनना चाहते हो, यूट्यूबर बनना चाहते हो, बढ़िया कंटेंट क्रिएटर बनने चाहते हो, तो नंबर ऑफ लैब्स बनाए जाएंगे। 15,000 स्कूलों में, 500 कॉलेजेस में आपके कंटेंट क्रिएटर लैब्स खोले जाएंगे जहां पे आपको बताया जाएगा हाउ टू क्रिएट। जैसे होता है ना आज के समय आप देखते हो कि कैसे बढ़ाएं एक दिन में 1 लाख अपना फॉलोअर्स, तो वहीं पे ही आपको बताया जाएगा, आपको किसी को वीडियो सर्च करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, डिज़ाइनर हमारे यहाँ बहुत हैं, लेकिन हम डिज़ाइनिंग इंडस्ट्री में काफ़ी डिक्लाइन कर रहे हैं, तो कई सारे इंस्टीट्यूट डेवलप करने की बात हो रही है। ईस्टर्न इंडिया को इसमें फोकस किया गया है। यूनिवर्सिटी टाउनशिप इस्टेब्लिश किए जाएंगे, गर्ल्स हॉस्टल इस्टेब्लिश किए जाएंगे। हर एक डिस्ट्रिक्ट में देश के गर्ल्स हॉस्टल को इस्टेब्लिश करना होगा, ताकि जो बच्चियाँ हैं, पढ़ने वाले गर्ल्स हैं, वीमेंस हैं, तो उनको डिफ़िकल्टी ना हो किसी तरीके से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं, इंडिया टू बी द ग्लोबल लीडर इन सर्विस विद द 10% ग्लोबल शेयर बाई 2047। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो सब विकसित भारत को ध्यान में रखा जा रहा है। एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरप्राइज स्टैंडिंग कमेटी क्या होगा, सेटअप किया जाएगा टू इकोनॉमिक मेजर्स दैट फोकस ऑन द सर्विस सेक्टर एज अ ड्राइवर ऑफ द विकसित भारत। मतलब आपके हर एक लाइन में कहीं पर भी आप डिस्कशन के पार्ट हो, कहीं के पार्ट हो, विकसित भारत को बस होता नहीं है, समापन भी करना है तो विकसित भारत के साथ ही आपको करना होगा, ठीक है। टूरिज्म, कल्चर और हेरिटेज को भी बेहतर करना है। टूरिज्म देखा जाए तो काफ़ी बड़ा स्कोप हमारे लिए है, ठीक है। आगे विजन जो हम देखते हैं टूरिज्म सेक्टर में, दुनिया भर के लोग आते हैं, देखिए हमारे यहाँ घूमने, तो फॉरेक्स हमारा कितना इंक्रीज होता है, तो काफ़ी पोटेंशियल है। एज अ मेजर एम्प्लॉयमेंट जनरेटर है टूरिज्म सेक्टर, ठीक है। तो बजट यहाँ पे प्रपोज किया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी हो, टूरिस्ट गाइड स्किल पायलट स्कीम बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो गाइड आप देखोगे, टूरिस्ट प्लेस वगैरह पे जाते हो, जो आपको गाइड करते हैं, तो उनको भी थोड़ा स्किल देने की ज़रूरत है, केटी की ज़रूरत है, नहीं तो फिर पता चला कुछ और ही बताने लगते हैं आपको, तो सही जानकारी दें। एंड नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड बनाने की बात हो रही है, ठीक है, जो डिजिटलाइज होगा पूरी तरीके से। इको टूरिज्म ट्रायल्स खोलने की बात हो रही है। ट्रेल्स देखिए, माउंटेन ट्रेल्स वगैरह, टर्टल ट्रेल्स वगैरह चलेगा, आपका बनाया जा रहा है। वेस्टर्न घाट पे, ईस्टर्न घाट पे कई सारे ट्रेल्स खोले जा रहे हैं। 15 आर्कोलॉजिकल साइट्स को डेवलप करने की बात की जा रही है। धौलावीरा हो गया, राखीगढ़ी हो गया, ठीक है। तो ये सब अपने यहाँ के हड़प्पन सिविलाइजेशंस वाली साइट्स हैं, तो उनको भी ओपन किया जाएगा और आपको देखने को भी मिलेगा। जाके देखिए पूरी तरीके से, चलते फिरते जो एग्जीबिशंस हैं उस समय के, जो सारे आपके सबूत देखने को आपको मिलेंगे, कैसे उस समय की टाउन प्लानिंग वगैरह रहा करती थी। बुद्धिस्ट सर्किट डेवलपमेंट स्कीम जो पूरी तरीके से नॉर्थ ईस्ट में डेवलप की जाएगी, ठीक है। उसके साथ स्पोर्ट डेवलपमेंट में भी पूरी तरीके से ध्यान रखा गया है। डेडिकेटेड स्पोर्ट गुड्स मैन्युफैक्चरिंग इनिशिएटिव्स लाया गया है, जहाँ पे क्वालिटेटिव गुड्स प्रोड्यूस किए जाएंगे जो आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड होंगे। खेलो इंडिया मिशन को भी पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। अगले 10 सालों में पूरे विजन के साथ यहाँ पे खेलो इंडिया मिशन को लाया गया। नंबर ऑफ एथलीट्स आए और बेहतरीन एथलीट्स आए जो आगे भी पार्टिसिपेट करें अपकमिंग कॉमनवेल्थ गेम में, ओलंपिक में। और खेलो इंडिया मिशन भारत को खेल की दुनिया में इतना आगे बढ़ा दे कि फाइनली क्या हो जाए, अपना देश ओलंपिक तक कराने की नौबत में आ जाए। 2036 का हमने सपना देखा है कि ओलंपिक भी हो जाए, ठीक है। एग्रीकल्चर, फिशरीज एंड रूरल इकोनॉमी बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देखा जाए, ठीक है। तो आप देख ही रहे, फिशरीज इकोनॉमी, एक्वाकल्चर काफ़ी बड़े लेवल पे बूस्ट हो रहा है। उसके साथ साथ एनिमल हस्बेंड्री, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। अगर आप गांव में रह के, रूरल इकोनॉमी में रह के भी अपना योगदान देना चाहते हैं, पोल्ट्री हो गया, या फिर आप देखोगे लिव स्टॉक हो गया, या डेयरी हो गया, कुछ भी आप यहाँ पे खोलना चाहते हैं, अपना बेहतर करना चाहते थे, यहाँ पे आपको सरकार मदद करेगी, लोन देगी, कम दामों पे पूरी तरीके से आप काम कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे फिशरीज डेवलपमेंट में आपका जो कोस्टल एरियाज़ है, रिजर्वियर वगैरह बनाए जाएंगे, ताकि आप पूरी तरीके से फिशरीज सेक्टर में बेहतर कर सकें, ठीक है। कोकोनट, कोको, कैश्यू के, सैंडलवुड, इन क्रॉप्स को कंसीडर किया गया, ध्यान में रखिएगा। मान लीजिए आप दाल, चावल, गेहूं ये सब बताना शुरू कर दें तो गलत हो जाएगा, ठीक है। पूछा जा सकता है ना आपके कौन सा क्रॉप, तो कोकोनट वगैरह को यहाँ पे बड़े लेवल पे आपको बढ़ाने की बात की गई है, जो स्कीम्स में आपको पूरी तरीके से बेनिफिट दिया जाएगा, ठीक है। कोकोनट प्रमोशन स्कीम लाया गया है। टारगेट किया गया है कि प्रोडक्टिविटीज़ की हम ज़्यादा बढ़ाएंगे, और दुनिया भर में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी भी अपने यहाँ पे ही है, ठीक है। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोकोनट। भारत विस्तार जो मल्टीलिंगुअल AI बेस्ड एडवाइजरी सिस्टम है, जो पूरी तरीके से हेल्प करेगा फार्मर्स को, ताकि वो क्या कर सकें,
चाहे वो डिजिटली उनको इन्फॉर्मेशन लेना हो, चाहे फार्मर्स को साइंटिस्ट से कनेक्ट करना हो, तो वो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। सीमार्ट्स विल हेल्प रूरल वीमेन ट्रांजिशन फ्रॉम लाइवलीहुड टू एंटरप्राइज ओनरशिप। ठीक है, सीमार्ट्स मतलब जो रूरल वीमेंस हैं, अगर वो चाहती हैं कुछ अपने आप को कुछ क्रिएटिव, कुछ बनाना, कुछ बेचना, ठीक है, हम बनाएं लार्ज स्केल पे, अचार ही बनाओ या कुछ हैंडीक्राफ्ट्स बनाओ, ठीक है, बहुत सारे रिसोर्सेस अवेलेबल होते हैं रूरल एरियाज़ में, तो वो भी यहाँ पे रिटेल पे जाके बेच सकती हैं, मार्ट से खोल सकती हैं, ठीक है। तो ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट इनके लिए भी रहा है। सोशल जस्टिस, हेल्थ एंड वेलफेयर के क्षेत्र में भी यहाँ पे काफ़ी काम किया गया। सरकार दिव्यांग जन कौशल योजना लेके आई है, जो फिजिकली डिसेबल्ड होते हैं उनके लिए यहाँ पे असिस्टिव डिवाइसेस की बात की गई है अंडर दिव्यांग सहारा योजना, ठीक है, जो उनको ज़रूरतमंद लोगों को मिलेगी सारी, जैसे साइकिल हो गया, चलने फिरने के लिए आपका देखिए ट्रॉली वगैरह हो गया। मेंटल हेल्थ केयर receives a boost with the NIMHANS to upgrade institutes and expansion of emergency and trauma care centers, जो मेंटली नहीं ठीक रहते उनके लिए भी, मतलब सबके लिए इस बजट में बात की गई है। तो ये जो फाउंडेशनल विजन था उसमें पार्ट ए में सारी बातें हमने देखा किस तरीके से हम अपनी इकोनॉमी को बेहतर करेंगे, आगे बूस्ट करेंगे, ले जाएंगे। पार्ट टू में टैक्सेशन जो रिफॉर्म्स होते हैं, टैक्स से रिलेटेड जो रिफॉर्म्स वगैरह किए गए हैं उसकी बात इसमें की गई है, जिसमें आपको देखा जाए तो 1 अप्रैल 2026 से नया आईटी एक्ट लागू हो जाएगा जो 1961 एक्ट को रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको देखिए टीसीएस रिडक्शन हुआ है, 2% फ्लैट आपको अब छूट मिलने वाली है, ठीक है, किसमें, टूर पैकेजेस एंड एजुकेशन रेमिटेंस में, ठीक है। तो ये काफ़ी अच्छा हो गया, जो पैसा वगैरह फंस जाता था लोगों का अब रुकेगा, ठीक है, अब सही पास हो जाएगा। MACT एक्सपेंशन, एग्जाम्सन, क्या है एग्जाम्सन, क्या मिला है आपको, जो मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल्स वगैरह होते हैं, जो एक्सीडेंट विक्टिम्स वगैरह को आपके पैसे वगैरह मिलते हैं, तो वहाँ पे फुल्ली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स हो गया है, तो ये काफ़ी इनके लिए बेनिफिट हो जाएगा। बाई बैक टैक्सेस यहाँ पर भी देखा जाए तो आपका बढ़ा दिया गया है। इनकम फ्रॉम शेयर बायबैक्स विल नाउ बी टैक्स एज अ कैपिटल गेन इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स टू ब्रिंग पैरिटी विद डिविडेंड टैक्सेस, ठीक है। तो उसमें बराबरी डालने के लिए इसको लाया गया है। उसके साथ साथ जो प्रमोटर्स वगैरह हैं, पैरिटी एंड प्रिवेंट टैक्स एब्रिटेज को रोकने के लिए promoters will be subject to an additional buyback tax resulting in an effective tax rate of about 22 से 30% के आसपास, ठीक है। फिर उसके साथ साथ आप देखोगे सिक्योरिटी ट्रांजिशन टैक्स, यहाँ पर भी आपसे थोड़े पैसे ले जाएंगे, क्यों, टू कर्ब एक्सेसिव स्पेकुलेटिंग ट्रेडिंग, ठीक है, जो लोग इधर उधर पैसे लगाते हैं तो उनके लिए भी यहाँ पे बढ़ा दिया गया है 0.05% एंड 0.15%, ठीक है। तो एसटीटी ऑन फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। फिर उसके साथ साथ एमएटी रेशनलाइजेशन भी किया गया, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स बिल भी रिड्यूस टू 14%, ठीक है, ये भी यहाँ पे देख सकते हैं। डीक्रिमिनलाइजेशन, जैसे आपने अपना डिफॉल्ट, टेक्निकल डिफॉल्ट लाइक फेलियर टू प्रोड्यूस बुक्स, ठीक है, अपने खाता बुक वगैरह नहीं प्रेजेंट कर सकते, तो ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे क्रिमिनल ऑफेंस के तहत रखा जाएगा, अपराधी नहीं माना जाएगा, एक सिविल फीस वगैरह लेके आपको छोड़ दिया जाएगा ताकि आप अच्छा बिजनेस वगैरह अपना करते रहें। फिर फाइनली रिटर्निंग फाइल वगैरह जो नॉन ऑडिट बिजनेस टैक्स पेयर्स हैं उनका भी समय बढ़ा दिया गया है फाइलिंग आईटीआर के लिए 31 अगस्त तक, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहे, इंपॉर्टेंट टर्म्स रहे जो आसान भाषा में आपने समझा, जाना और इसको समझने की कोशिश की। इकोनॉमिक सर्वे का भी वीडियो बना दूंगा, वो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो बजट हुआ, इकोनॉमिक सर्वे हुआ, दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं आपके एग्जाम में, तो ज़रूर चीज़ों को पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, देखते रहिए और iQuanta के साथ बने रहिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।